हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन ने विभव मापी के बारे में पढ़ा था कि अपने को विभव मापी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कि विभव की यथार्थ गणना करने के लिए हमें विभव मापी की ज़रूरत पड़ती है। अब अपन विभव मापी कैसे वर्किंग करती है इस बात पे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो अपन जो इसका सर्किट है, सबसे पहले आप सर्किट बनाइए इसका। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सर्किट है, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और फिर उनको बनाना है। ठीक है, अगर कहीं भी कोई प्लस माइनस रह जाता है तो आप अपने हिसाब से उसको देख लेना, क्योंकि आपके पास में नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप इसका सर्किट अपन बहुत ही ध्यान से बनाएंगे, बहुत ही केयरफुली। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, ये होता है विभव मापी का सर्किट। इसके अंदर ये गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, आपका विभव क्या बताएगा, विक्षेप बताएगा। और जब गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका विक्षेप क्या हो जाता है, जीरो, इस टाइम आपका जो आपका ये पूरा सिस्टम है ये किसके अंदर आ जाता है, संतुलन की अवस्था में। अब ध्यान रखना, ये वाला जो सर्किट है आपका, इसको बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। क्या बोलते हैं, प्राथमिक परिपथ। और इसको बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। ठीक है, तो विभव मापी के अंदर आप इसकी सहायता से जिसका भी आपको मान ज्ञात करना है उन सभी को आप, इसको अगर अपन ईपी बोल देते हैं और इसको अपन क्या बोलेंगे फिर, ES। तो अपने को जिसका भी मान ज्ञात करना है उन सभी को किसके अंदर जोड़ेंगे, सेकेंडरी के अंदर जोड़ेंगे। ये आपका प्राइमरी सर्किट है और ये आपका क्या है, सेकेंडरी सर्किट। आपको किसी का भी मान ज्ञात करना है, जैसे अगर आपको किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो अपन प्राथमिक परिपथ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अपन कहाँ छेड़खानी करेंगे, सेकेंडरी सर्किट के अंदर। कहाँ करेंगे, सेकेंडरी सर्किट के अंदर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये विभव मापी का स्टैंडर्ड सर्किट होता है, जिसके अंदर, जिसकी सहायता से अपन अलग अलग जो मान हमारे पास होते हैं उनकी अपन गणना करते हैं। ओके बेटा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, ये क्या होता है, RH, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध, जिसका मान आप परिवर्तित कर सकते हो। कैसे सर, ये जो आपको पिन दिख रही है इसको अलग अलग जगह लगाते जाओगे तो प्रतिरोध का मान भी परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ये आपकी क्या हो गई, कुंजी K। इसको अपन क्या बोलेंगे, कुंजी K। ये आपकी क्या है, जोकी क्या काम आती है, तार के ऊपर आप उसको खिसकाते रहते हो और आप ये देखोगे कि शून्य विक्षेप बिंदु कहाँ पे आया है। गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, गैल्वेनोमीटर ये काम आता है कि आपको यह बताएगा कि शून्य विक्षेप बिंदु आया है या नहीं आया। इसको प्राइमरी सेल और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल। मैं जो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ
कि आपको जितने भी काम करने हैं वो सारे काम अपन सेकेंडरी सर्किट में करेंगे, प्राइमरी सर्किट में किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ओके बेटा, बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पे एक नाम आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, विभव प्रवणता। क्या नाम आता है? विभव प्रवणता। तो डेफिनेशन सुनेंगे पहले। एकांक लंबाई पर विभव पतन को, एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। एकांक लंबाई पर विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और इसे अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? x से प्रदर्शित करते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब अपन अगर x की मान लिखें तो देखो टोटल लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल लंबाई कितनी है? l। और यहाँ पे विभव मान लो VA है, और यहाँ पे विभव मान लिया क्या है? VB। क्या है? यहाँ पे विभव आपने क्या मान लिया? VA। और यहाँ पे क्या हो गया? VB। तो विभव में अंतर कितना हो गया? VAB अपॉन में L। यही तो बोला है आपने, एकांक लंबाई पर विभव पतन को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। अगर आप L का मान 1 रख दोगे तो विभव VAB का मान किसके बराबर आ जाएगा? X के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? X के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एकांक लंबाई पर विभव पतन को अपन क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। अगर आप L की जगह 1 मीटर रखते हो तो VAB किसके बराबर आ जाता है? X के। और यही तो आपकी डेफिनेशन है कि एकांक लंबाई पर जो आपका विभव पतन है उसे अपन क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। ओके सर, अब ध्यान से सुनते जाएंगे। इसका मान फिक्स होता है। एक बार आपने पोटेंशियोमीटर ले लिया, अब इसका मान क्या हो गया? फिक्स हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यदि आपका VAB किसके बराबर हो जाए? EP के, तो यहाँ से X का मान क्या आ जाएगा? EP अपॉन N। ऐसा लिख सकते हैं। अगर VAB किसके बराबर हो जाए? EB के। कब बराबर होगा? जब ये रियोस्टेट का मान आप क्या कर दोगे? 0। क्या कर देंगे? 0। यदि VAB किसके बराबर हो जाए? EP के, तो X किसके बराबर हो जाएगा? EP अपॉन L के। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एकांक लंबाई पर विभव पतन को ये अपन क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? X से प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन L लंबाई के लिए लिख रहे हैं तो L लंबाई कहाँ से शुरू हो रही है? A से, और कहाँ तक जा रही है? B तक। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर कितना हो गया? VAB अपॉन में L। ठीक है, यदि VAB किसके बराबर हो जाए? EP के, तो X इक्वल टू EP अपॉन L। अगर अपन ऐसा लिखें, अब बताएंगे जरा ध्यान से, क्या X का मान ये भी हो सकता है? VAP अपॉन में स्मॉल l। बिल्कुल हो सकता है। VA से कहाँ तक गए इस बार? P तक। उनके बीच की दूरी कितनी आ रही है? L। तो किससे भाग दे दिया? L से। जो बीच की दूरी होती है उससे क्या दे देते हैं? भाग। तो एकांक लंबाई पर विभव पतन को अपन क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके विभव प्रवणता सिलेबस के अंदर है नहीं, पर जो आपको समझाना है उसके लिए विभव प्रवणता आपको पता होनी चाहिए। ओके बेटा,
अब आपने स्क्रीन, यह आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। इस बार जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर ये नहीं है, देख लेना फिर भी आप एक बार, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काम आएगा आपके, ठीक है ना। इसी के ऊपर ही आपके सारे डेरिवेशन अपन डिराइव करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन शुरू करते हैं, विभव प्रवणता की डेफिनेशन याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही आसान सा गेम है, ठीक है। तो आपकी जो पहली हेडिंग रहने वाली है, जो आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में दो चीज़ें हैं। एक तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है, और एक दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। आपके सिलेबस के अंदर इस बार दो ही चीज़ें हैं। एक तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, कोई भी सेल आपको देगा उसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, और एक हमें क्या करना है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग रहने वाली है वो है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो अपन हेडिंग लिखेंगे प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये इसके ऊपर अपन ने प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल अपन ने बात कर ली थी। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। अब हमें एक ऐसा सेल है जिसका क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो कहाँ जोड़ेंगे उसको, प्राइमरी सर्किट में या सेकेंडरी सर्किट में। कहाँ जोड़ेंगे, सेकेंडरी सर्किट में। मैंने आपको एक ही बार में बात क्लियर कर दी कि जितने भी काम आपको करने हैं वो सारे कहाँ करने हैं, सेकेंडरी सर्किट के अंदर। प्राइमरी सर्किट के साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है बेटा। तो अपन अब जोड़ते हैं उसको, तो ध्यान से बनाएंगे। यह आपका सेकेंडरी सर्किट है, इसका आपने विद्युत वाहक बल मान लिया, एक सेल आपने जोड़ा जिसका विद्युत वाहक बल आपने कितना मान लिया, E। इसी सेल के विद्युत वाहक बल की, इसी सेल का जो हमें आंतरिक प्रतिरोध है उसकी क्या करनी है, गणना करनी है। तो पहले इसका सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो ये अपन सर्किट डायग्राम आप आराम से बनाइए अपने कॉपी में, साथ साथ में आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तभी आपको ये याद होंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पेपर में पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम हो गया जिसके लिए हमें क्या बनाना है, हमें इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है। तो फटाफट डायग्राम बनाइए। तो अब ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ही केयरफुली सुनना है, बहुत ही ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप फर्स्ट, ये आपकी सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में लिखवा रखी है, इसके अंदर थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा ये समझ में आए। तो ध्यान से देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट के अंदर सबसे पहले जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आप करने के लिए जाओगे, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट अपन करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले अपन विभव प्रवणता का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, विभव प्रवणता का मान अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। जब भी अपन किसी भी सेल के लिए वर्किंग करने के लिए जाएंगे
तो सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे? विभव प्रवणता का मान ज्ञात करेंगे, पहली बात। ठीक है सर। तो सबसे पहले अपन कुंजी K2 को क्या कर देते हैं? ओपन, क्योंकि विभव प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। तो जो आपने नीचे जो सर्किट जोड़ा उसको क्या करना पड़ेगा? एक बार हटाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे? विभव प्रवणता। किसके सिद्धांत से? विभव मापी के सिद्धांत से। तो आपने इसको हटा दिया, एक बार इसको हटा दो। सर्किट में केवल और केवल क्या है आपका? E। ठीक है। और मान लो इसकी जो विभव प्रवणता है वो कितनी आएगी? x आई। अपन ने अभी बताया था विभव प्रवणता को किससे प्रदर्शित करते हैं? x से। आपने इस कुंजी K2 को खुला रख दिया। कुंजी K2 को खुला रख दिया, इसका मतलब ये सर्किट तो है ही नहीं, क्योंकि धारा नीचे जाएगी ही नहीं। हाँ ना बोलो बेटा? यस सर। इसका मतलब केवल और केवल सर्किट में अब क्या है? आपका विद्युत वाहक बल E का एक सेल है। ठीक है सर। अगर आपने उसको सर्किट में नहीं जोड़ रखा तो अब अपन विभव मापी का सिद्धांत लगाएंगे। विभव प्रवणता किसके बराबर होती है? x इक्वल्स टू इन दोनों बिंदुओं के बीच में, मान लो ये L1 दूरी मिली आपको, संतुलित लंबाई कितनी मिली? L1। तो अगर इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? VAP/L1। आपने कुंजी K2 को खोल दिया, इसका मतलब इस नीचे वाले जो प्रतिरोध आपने जोड़ रखा है उसमें से धारा नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये सर्किट खुल जाएगा तो धारा कैसे जाएगी? तार टूट जाएगा तो धारा बहेगी नहीं। आपने इसको हटा दिया, अब धारा केवल और केवल कहाँ से जाएगी? यहाँ से। तो आपने जोकी की सहायता से क्या प्राप्त करी? संतुलित लंबाई प्राप्त करी, और हमें P बिंदु पे संतुलन की स्थिति मिल गई। तो x इक्वल टू अपन ने क्या बोला? VAP/L1। VAP किसके बराबर हो गया? दिख रहा है हमें? किसके बराबर है? E के बराबर। तो x इक्वल टू E/L1। तो यहाँ से E का मान कितना आ गया? x/L1। ठीक है बेटा, ये अपना पहला केस हो गया, जब अपन ने कुंजी K2 को क्या कर दिया? खुला रखा है। अब अपन ने कुंजी K2 को क्या करेंगे? कुंजी K2 को अपन क्या करेंगे? क्लोज्ड करेंगे। जैसे ही कुंजी K2 को आपने क्लोज करेंगे तो धारा यहाँ से बहने लग जाएगी, और अगर धारा यहाँ से बहने लग जाएगी तो ये प्रतिरोध इसके साथ में जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा। और जैसे ही मैंने आपको कहा था कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा नहीं ली जाती, तो उसके टर्मिनल के बीच में जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। अब सेल कौन से परिपथ में है? बंद परिपथ में, अर्थात सेल से धारा ली जा रही है। अब इसके टर्मिनल के बीच में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टता। और उसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। याद आया? तो अब अपन इसका क्या बोलेंगे? V। ठीक है। अब आपने क्या बात करी थी कि आपकी जो विभव प्रवणता है वो तो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब इस बार जब आपने नीचे प्रतिरोध जोड़ दिया तो संतुलित लंबाई चेंज होएगी कि नहीं होएगी? चेंज होएगी, क्योंकि धारा चेंज हो गई। अब अगर संतुलित लंबाई चेंज होएगी तो माना आपको संतुलित लंबाई कितनी मिल गई? L2। इस बार आपको संतुलित लंबाई यहाँ पे मिली कहीं पे, और इस बार ये जो आपकी लंबाई आई है वो कितनी आई है? L2। कितनी आई है? L2। तो इस बार क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इसको अपन नाम दे देते हैं P डैश। तो x किसके बराबर हो जाएगा? VAP डैश अपॉन में L2। तो x इक्वल टू VAP डैश किसके बराबर है? V के अपॉन L2। तो V किसके बराबर हो गया यहाँ से? x L2 के बराबर। ठीक है, ये हमारे को बात समझ में आ गई। अब हमने इंटरनल प्रतिरोध का एक फॉर्मूला लिख रखा है, आंतरिक प्रतिरोध का। अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था E - V/V
अप इंटू में आर। आर क्या होता है? प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? बिल्कुल लिखवाया है। इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू एक्स एल वन माइनस एक्स एल टू अपॉन में एक्स एल टू इंटू आर। एक्स क्या ले लेंगे? कॉमन। तो जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका जो मान हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? एल वन माइनस एल टू अपॉन में एल टू इंटू में आर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एक बार आप इसको और समझेंगे फिर आपके ये पूरा माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, जब भी हमें कोई भी काम करना हो बेटा तो जो भी सर्किट अपन जोड़ेंगे वो कहाँ जोड़ेंगे? सेकेंडरी सर्किट के अंदर। जब भी हमें किसी भी प्रकार की कोई भी गणना करनी हो तो हमें गणना करते समय अपन जो सर्किट इंक्लूड जहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगा सेकेंडरी सर्किट। अब आपको क्या करना था? प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया इससे सेकेंडरी सर्किट से। अब देखो, पहले सबसे पहले अपन को क्या निकालनी है? विभव प्रवणता निकालनी है सर। क्या निकालनी है? विभव प्रवणता। तो हमें पता है एकांक लंबाई पर विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। सबसे पहले अपन ने कुंजी K2 को क्या कर दिया? खुला कर दिया। अगर कुंजी K2 आपकी खुली है तो इसमें से धारा जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो सर्किट में केवल और केवल आपका क्या है? सेल। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है? एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता को क्या कहते हैं? विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। कितनी लंबाई की बात कर रहे हैं? L1। तो x इक्वल टू वी ए पी अपॉन L1। वी ए पी किसके बराबर है? E के बराबर। तो यहाँ से E का मान आ गया। स्टेप 2 के अंदर क्या किया? हमने कुंजी K2 को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अगर कुंजी K2 को आप जैसे ही बंद करोगे तो सर्किट में धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? बहेगी सर। ठीक है, तो ये नीचे वाला प्रतिरोध आपका काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैंने आपको कहा था जब सेल परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जाती है तो उसके टर्मिनल के बीच में जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता। विभव प्रवणता की फिर से परिभाषा, यहाँ से वी ए पी डैश किसके बराबर है? V के, क्योंकि V आपका क्या है? टर्मिनल वोल्टता। यहाँ से XL2 आंतरिक प्रतिरोध का मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा था, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपके इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। हाँ तो बेटा ये आपका एक और टॉपिक अपन ने ख़त्म कर लिया, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बात करते हैं। बस सारे ऐसे ही चलने हैं। तो ये आपका एक अब आगे अपन बात करते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा हो गया प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब अपन बात करेंगे दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। क्या करेंगे? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। जो आपको PDF भेजी है उसमें एक मिस्टेक है, एक पेज सर ने मिस कर दिया है बीच में, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना, अभी उसको मैं सही करवा दूंगा और आपको PDF शायद उनको दोबारा भेजनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं उनसे कह दूंगा कि वो आपको दोबारा भेज देंगे।
एक पेज उसके अंदर मिस है आपका, ठीक है ना, उन्होंने फ़ोटो ली नहीं है या शायद हो गए भूल गए हों, तो एक बार मैं चेक करूँगा उसको, ठीक है ना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, और वो इसी हेडिंग के अंदर है, इसी हेडिंग के अंदर रहेगा आपका वो, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको चेंज करना है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब आपको क्या कर दिया, दो सेल दे दिए और उनके विद्युत वाहक बलों की क्या करनी है आपको, तुलना। तो बहुत बढ़िया सर, कहाँ जोड़ेंगे, अभी बात करी थी कहाँ जोड़ेंगे रहे, सेकेंडरी सर्किट के अंदर, प्राइमरी के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ये आपका सेकेंडरी सर्किट था नीचे, अभी अपने को दो सेल जोड़ने हैं बेटा, तो मैं दो सेल लेके आता हूँ और उनको इनके नीचे जोड़ता हूँ। ये आपका E1 और ये आपका E2, ओके बेटा, ये दो सेल हो गए। इसको आप टर्मिनल नाम 1 दे दो, इसको आप 2 दे दो और यहाँ पे आपको 3 देना है। इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। क्या बोलते हैं, द्विमार्गी कुंजी। इस पूरे को क्या बोलते हैं, द्विमार्गी कुंजी। द्वि का मतलब दो, मार्ग का मतलब पथ। इसके पास दो रास्ते हैं ना, ये 1 से भी जुड़ जाए और ये किससे जुड़ जाए, 3 से जुड़ जाए। किससे जुड़ जाए, 1 से जुड़ जाए और किससे जुड़ जाए, 3 से जुड़ जाए। उसको क्या बोलते हैं, द्विमार्गी कुंजी। क्या बोलते हैं बेटा जी, द्विमार्गी कुंजी। ओके सर, अब बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनते जाना बस आप। आपने पहले एक बिंदु को किससे जोड़ा, टर्मिनल, वही बात स्टेप से चलेंगे। टर्मिनल 1 व 2 को जोड़ा, टर्मिनल 1 व 2 को जोड़ा। जैसे ही टर्मिनल 1 और 2 को जोड़ा, ध्यान से सुनना बेटा, ये जुड़ गए, जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। नीचे वाला सेल किसी से जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा, तो नीचे वाले सेल को हटा दूं क्या, हटा दो सर। तो सर्किट कैसा बना, ऐसा। और माना आपने संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त करी, L1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, विभव प्रवणता क्या होती है, एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव पतन कितना है, E1, लंबाई कितनी है, L1, तो E1 अपॉन में L1। वेरी नाइस, ओके नोट ओके। अब बात करेंगे, तो यहाँ से अपना मान निकल के आ गया, अपने कोई टेंशन नहीं है। E1 इक्वल टू एक्स L1, ओके नोट ओके, ओके सर। अब अपने क्या किया, दूसरा सेल काम में लेना है, तो दूसरा सेल काम में लेना है, तो दूसरा सेल जोड़ेंगे पहले, ये जोड़ दिया सर। और अपन ने स्टेप 2 में क्या किया, बहुत आसान है, वेरी इजी। बस आपको एक बार अगर चीज़ पकड़ में आ जाती है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अपन ने कन्फ्यूजन का टंटा ही नहीं पड़ा। अपन ने एक ही बात करी है, क्या, जितने भी काम करेंगे वो किसके साथ करेंगे, सेकेंडरी सर्किट के साथ, प्राइमरी में चेंज नहीं करना। टर्मिनल 2 व 3 को जोड़ा, जैसे ही टर्मिनल 2 व 3 को अगर आप जोड़ोगे तो ये तो इससे जुड़ गया बेटा, इसका मतलब भी कब जोड़ोगे, जब इधर से हटाओगे, इसका मतलब ये तो हट गया। तो अब सर्किट आपका कैसा बना, ऐसा ही तो बनेगा, हाँ या ना। अब वापिस से लिखेंगे, मैंने क्या कहा, विभव प्रवणता नहीं बदलती, तो x इक्वल्स टू, इस बार आपका विभव कितना है, E2। अगर विभव बदल गया तो लंबाई भी तो बदलेगी, तो मान लिया आपने क्या आया, L2, तो E2 इक्वल टू क्या आ गया, x L2। यह आपकी समीकरण नंबर 1, ये 2, तो समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग दे देंगे, तो x L1 अपॉन x L2, तो E1 अपॉन
E2 इक्वल्स टू L1/L2। ओके नोट ओके बेटा, हाँ ना बोल दो यार। ठीक है, अब आपके पेपर में जो आपको PDF भेजी गई है उसमें आपको यहाँ तक तो करवाया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे आपसे उन्होंने सर ने चेंज ही कर दिया पूरा कंसेप्ट ही, ठीक है ना। तो ये देख लेना, आप सही कर लेना उसको, और आपको PDF दोबारा मिल जाएगी तो आप उसमें संशोधन कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। फाड़ने नहीं है पेज, जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ से एक पीछे से पेज उठाना है और उस पर लिख के वहाँ पे चिपका देना है। समझ में आ गया ना? ऐसा नहीं है कि पूरे नोट्स वापस से बनाने लग जाओ, ठीक है। तो टर्मिनल 1 व 2 को जब आपने जोड़ा है तो x इक्वल टू E1/L1, ठीक है। और जब आपने टर्मिनल 2 और 3 को जोड़ा तो x इक्वल टू E2/L2, यहाँ से E1/E2 इक्वल टू x आ आता है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं बेटा। आई होप आपके इसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई टॉपिक रिमेनिंग बचेगा तो आप NCERT की बुक में देख लेना, ठीक है ना। और फिर आपको मैं भी देख लूँगा और कल आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बता देंगे। तो इसको सही कर लेना, मैं PDF वापस से भिजवा दूँगा। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।